हेलो एवरीवन। तो चलिए भाई, फिर से स्वागत है आपका जटैन क्लासेस पे। हमने जो सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम प्रैक्टिस पेपर सोल्व कर रहे थे 12th केमिस्ट्री के, उसमें आज हम पांचवा प्रैक्टिस पेपर लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करिए सीधा शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए, जैसा कि आपको पेपर में दिखाई दे रहा होगा आपके पास कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट अस सी, देखते हैं एक बार। प्रोपेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्यूज्ड बाय। प्रोपेनॉल होता है हमारे पास CH3 CH2 CH2OH। दिस इज प्रोपेनॉल। एंड टू प्रोपेनॉल का मतलब होता है हमारे पास CH3 CHOH एंड CH3। इनको आप किस टेस्ट पे के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करोगे इन दोनों के बीच में? ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये क्या सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को जो डिफरेंशिएट करने का टेस्ट होता है सबसे पहला, वो होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन विद हीटेड कॉपर। हीटेड कॉपर के साथ अब उनका क्या करवा दीजिए? ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। प्राइमरी अल्कोहल जो होती हैं, जैसे ये है CH3 CH2 CH2OH, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगी? एल्डिहाइड बना लेगी आपके पास, यदि वो हीटेड कॉपर के साथ आती है तो। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास बच्चे, वो क्या बना लेती है? कीटोन बना लेती है, CH3CO देन CH3। तो हीटेड कॉपर टेस्ट है। क्या यहाँ पर हीटेड कॉपर टेस्ट ऑप्शन में दे रखे हैं? नहीं नहीं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास। ये दो तरह की अल्कोहल्स हमें दी गई हैं। यदि बच्चे आपके पास इथाइल अल्कोहल कहीं पर है, इथाइल अल्कोहल मतलब यदि कहीं पर CHOH सिंगल बॉन्ड CH3 ये वाला ग्रुप कहीं पर है, तो वो वाली अल्कोहल आयोडोफोम टेस्ट देती है। कौन सा टेस्ट देती है? वो वाली अल्कोहल आयोडोफोम टेस्ट देती है। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, देखिए, जिस अल्कोहल में CHOH CH3 होता है, वो अल्कोहल कौन सा टेस्ट देती है? आयोडोफोम टेस्ट देती हैं। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर बी, आयोडोफोम टेस्ट से हम उनको क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए भाई सेकंड पे चलते हैं इसके। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3। ग्लूकोज होती है हमारे पास, ऊपर होता है CHO, बीच में होता है CHOH, ये कितनी बार आता है? 4 बार। नीचे होता है CH2OH। ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3, जब इसका HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो ये सकैरिक एसिड बना लेती हैं बच्चे, मतलब नीचे भी COH आ जाता है, देखो यहाँ पर इसकी जगह, और ऊपर जो CHO होता है वहां पर भी क्या आ जाता है? COH। ये सकैरिक एसिड है, देखो क्या बना रहे हैं, गिव्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कोल्ड सकैरिक एसिड। देखिए वही बात बोलती है जो मैं बोल रहा था आपको। दिस रिजल्ट वैलिडेट्स द फैक्ट दैट ग्लूकोज पोसेस, मतलब इस रिजल्ट से आपको क्या पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है? CHO ग्रुप है, बिल्कुल पता चलता है भाई। OH ग्रुप है, बिल्कुल पता चलता है। स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो नहीं पता चलता। लेकिन डी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि CHO ग्रुप भी है, देखो CHO भी है और CH2OH भी है, और दोनों ग्रुप टर्मिनल पे हैं, देखो किनारे पे है। क्यों? क्योंकि किनारे पर COH मिल रहा है ना हमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे डी। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी भाई यहाँ पर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्या है? एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? कौन सी सीरीज में? 3D सीरीज में हमारे पास 3D सीरीज आती है बच्चे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो सबसे ज्यादा जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही सबसे ज्यादा क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग। और यदि वो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग बनाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी वहीं पर क्या आ जाएगा? हाईएस्ट। तो जो क्रोमियम होता है बच्चे, कौन होता है? क्रोमियम। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4s1। तो ये लो, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसका मतलब यहाँ पर क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये है फोर्थ, मतलब थर्ड का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रोसीड करते हैं फोर्थ की तरफ बच्चे। कहाँ प्रोसीड करते हैं? फोर्थ की तरफ। क्लियर है? चलिए भी देखते हैं फोर्थ में क्या कह रहे हैं हमसे।
हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे व्हेन करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ मेटल फॉर 193 सेकेंड। तो बोले देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का छोटा सा ट्रिक है। टोटल चार्ज आपके पास कितना है, समझ रहे हो ना आप बच्चे? टोटल चार्ज आपके पास कितना है, ठीक, वो निकाल लिए और डिवाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे? आपका आंसर। ठीक है, चलिए फिर बनाने की कोशिश करते हैं अपना आंसर। चलो, 5 एम्पियर करंट है मेटल में से 193 सेकंड के लिए, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू होता है बच्चे आई टी के इक्वल। किसके इक्वल होता है? आई टी के इक्वल। आई कितना यहाँ पर 5 इंटू में 193 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 5 नहीं 45 और एक 46, 4 965 कूलम चार्ज है बच्चे हमारे पास, 965 कूलम चार्ज। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चार्ज होता है 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500 कूलम। तो आप खुद से सोचो, यदि आपके पास 96,500 कूलम यदि चार्ज होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन होते या नहीं होते? बताओ भाई। यदि 1 कूलम चार्ज होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 96,500। कितने कूलम चार्ज हमारे पास? 965 कूलम ना, तो 965 कूलम। देखो ये वही फॉर्मूला बन गया ना, टोटल चार्ज कितना है? 965 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल का इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम। ठीक, तो काटिए भाई, यहाँ से 965 से 965 कटेगा एक पे, और 2 जीरो एज इट इज रहेंगे हमारे पास, ऊपर ले जाएंगे 2 जीरो को तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, -2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 21 आंसर आएगा। भाई मेरा तो आंसर ही आ रहा है, कोई मैच कर रहा है क्या? बी। हाँ जी भाई, फोर्थ का बी के साथ आंसर क्या हो रहा है? मैच हो रहा है बच्चे। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। फिर कहाँ चलते हैं हम लोग? फिफ्थ पे। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। ऑब्जर्व द ग्राफ सोन इन डायग्राम। आपको ये ग्राफ देखना है डायग्राम के अंदर जो दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ द ग्राफ इज -28,000, जो स्लोप है ग्राफ का बच्चे, जो स्लोप है वो कितना दे रखा है? माइनस का 28,000। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है आपको ई ए। सर ये तो उठपटांग जुगाड़ पूछ लिया भाई यहाँ पर। इसके लिए बच्चे आपको अर्हीनियस इक्वेशन देखनी पड़ेगी, वो होती है के इजक्वल टू ई की सॉरी के इजक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। सोल्व करेंगे तो log k इजक्वल टू log a माइनस ई ए बाय आर टी होता है हमारे पास। ठीक, फिर इसको नेचुरल log के अंदर लेकर आए, उसके अंदर log बेस 10 के अंदर लेकर आएंगे तो हो जाएगा log k इजक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अब स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करिए इसके, तो y इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये m होता है, और ये जो 1/t होता है ये x होता है, और ये होता है स्लोप मतलब इंटरसेप्ट c। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू देखो क्या आ रही है? स्लोप की वैल्यू आ रही है माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ये है स्लोप, ये क्या है? स्लोप। अब स्लोप की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है? माइनस के 28,000। स्टेटमेंट में चेक करिए आप लोग, दे रखी है, देखो ये दे रखी है माइनस के 28,000, तो माइनस से माइनस क्या होगी? कैंसल। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ गई? 28,000 इंटू में 2.303 इंटू में आर होता है 8.314। क्लियर है भैया? आर आ गया। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे बच्चे तो आंसर आएगा लगभग 536 के आसपास। तो देखो भाई 536 कौन से में ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा बी। कहाँ पर आ जाएगा? बी आ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए भाई सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए आप, तब तक मैं पेज पलट लेता हूँ। चेक करिए भाई जल्दी से जल्दी चेक करिए। हाँ जी, हो गया सोल्व। चलो भाई सिक्स्थ पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द मोस्ट एक्टिव अमीन टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चे HCl।
अब इसके साथ कौन रिएक्ट करेगी? बेस। अमीन क्या होती हैं? बेसिक होती है ना नेचर में। अब आप खुद से सोचिए, सबसे ज्यादा बेसिक जो होगी, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगी, वही सबसे जल्दी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। यस और नो? अब यहां पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, तो इसका मतलब पानी की तो बात हो रही है यहां पर। किसकी बात हो रही है? पानी की, एक्वस की। तो बताइए एक्वस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा बेसिक अमीन कौन सी होती है? तो आंसर आएगा सेकेंडरी। भाई पानी के अंदर सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होती है, बट यदि गैसीय स्टेट में बात करें तो जो टर्सरी अमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होती है। तो सेकेंडरी अमीन इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो सेकेंडरी अमीन का आंसर है बी। क्या आंसर आ जाएगा? बी। अच्छी बात है। चलिए फिर 8th क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। कहाँ चलते हैं? 7th पे, सॉरी 7th पे भी। चलो, हाउ मेनी EDTA 4 नेगेटिव लिगेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद Ca? कैल्शियम के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। ऑक्टाहेड्रल मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होना चाहिए? 6। तो कितने EDTA की जरूरत पड़ेगी? तो पहले आपको EDTA की डेंटिसिटी पता होनी चाहिए बच्चे। EDTA अकेला ही कैसा डेंटेट होता है? हेक्साडेंटेट। कैसा डेंटेट होता है? हेक्साडेंटेट। मतलब EDTA अकेला ही 6 बॉन्ड बना सकता है, और जितने बॉन्ड बनते हैं वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताओ कितने EDTA की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर आ जाएगा 1 EDTA। कितना आंसर आ जाएगा? 1। अच्छी बात है भाई। 8th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। कौन से पे प्रोसीड करते हैं भाई? ये ब्राइटनेस क्यों बढ़ रही है इतनी? 8th पे। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन टू गिव। इथाइल अल्कोहल होती है बच्चे CH3CH2OH। वो रिएक्शन कर रही है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन। तो यहाँ पर भाई टेम्परेचर का बहुत खास रोल है यहाँ पर। ये मैं बता दूं, यदि 413 केल्विन टेम्परेचर है तो ईथर बनेगा यहाँ पर। यदि यहाँ पर 433 से लेकर 443 केल्विन टेम्परेचर होता तो क्या बनती? एल्कीन बनती। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कंसनट्रेटेड H2SO4 दिख गया तो एल्कीन बना दो। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, यहाँ ईथर बनेगा। तो CH3CH2, यहाँ पर O बीच में आ जाएगा, फिर CH2CH3 फिर से लग जाएगा। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चे? ईथर की। फिर मैं बता रहा हूँ, 413 केल्विन है तो क्या बनाओगे? ईथर। 443 केल्विन है तो क्या बनाओगे? एल्कीन बनाओगे बच्चे। क्या बनाओगे? एल्कीन। तो इसका आंसर आ जाएगा ईथर। ईथर किस में दे रखा है? सी ऑप्शन में। देखिए बच्चे, किस ऑप्शन में दे रखा है? सी में। तो आंसर आ जाएगा सी यहाँ पर। अच्छी बात है भाई। चलिए अभी 9th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। लेट अस प्रोसीड टू द 9th क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, 9th पे। द रिएक्शन एरविन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब बेंजीन है ये। AR का मतलब है बेंजीन, और आइल ग्रुप है यहाँ पर इसका मतलब। और बेंजीन पे क्या लगा हुआ है बच्चे? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव रिएक्ट्स विद CuHCl। तो ये कौन सी रिएक्शन है? मैं बता दूं आपको, यदि यहाँ पर CuClHCl होता बच्चे तो बनता यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। तो रिएक्शन होती सेंडमेयर। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पर? सेंडमेयर। बट यहाँ पर अकेला कॉपर है और यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बनेगा बच्चे। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। तो यह वाली रिएक्शन होती है गैटरमैन। कौन सी रिएक्शन होती है? गैटरमैन। तो गैटरमैन कौन से में ऑप्शन में है? ए में। तो 9th का आ जाएगा ए यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलिए भाई 10th क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। कहाँ चलते हैं? 10th पे। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड मार्क करेक्ट ऑप्शंस। आपको डायग्राम को देखना है अच्छे से और आपको करेक्ट आंसर बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेट अस सी। देखिए यहाँ पर एनर्जी दे रखी है भाई। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर है रिएक्टेंट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ये बना रहे हैं पी मैंने प्रोडक्ट्स। ये है रिएक्टेंट। यहाँ दे रखा है एनर्जी E1 यहाँ तक की दे रखी है एनर्जी E2। क्या दे रखी है? एनर्जी E2। यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, यहाँ पर है टोटल एनर्जी। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई यहाँ पर क्या जुगाड़ है, यहाँ पर क्या नहीं जुगाड़ है। ठीक है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, देखिए ये वाली जो एनर्जी ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो टोटल एनर्जी यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक की जो टोटल एनर्जी ये कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहती है बच्चे? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक की यदि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट स्टेबल है।
मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट स्टेबल है और प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ऑप्शंस में। ऑब्जर्व द फ्लोइंग डायग्राम एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको डायग्राम को देखना है और करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। बोलो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2। हाँ जी बिल्कुल सही है। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट लेस स्टेबल है रिएक्टेंट से, ना भाई, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो ऑप्शन ए तो गलत है यहाँ पर। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अच्छा भाई, एक ऑप्शन को दोबारा देखो भी, मैं उल्टा पड़ गया ए को शायद, है ना। कौन से को उल्टा पड़ गया हूं मैं यहाँ पर, ए को। देखो ए में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, है ना। बिल्कुल भाई, ए आंसर यहाँ पर सही लग रहा है मुझे, तो ए पे ही जाएंगे हम लोग, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ पर आते हैं बच्चे, 11वें क्वेश्चन पे। चलो भाई 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एम इन द कॉम्प्लेक्स आर। तो ये मेटल एम है, ये इथाइलिन डायमीन है, 2 बार दे रखा है। ये ऑक्जेलेट आयन है C2O4, 1 बार दे रखा है। और ये है क्लोराइड आयन। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चे, वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड विद मेटल। मेटल के साथ टोटल कितने बॉन्ड बने हुए हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने बने हुए हैं, देखो EN ना 2 बॉन्ड बनाता है, और EN कितने आए हुए हैं, टोटल 2। तो EN ने टोटल बॉन्ड बना रखे हैं 4। अब ऑक्जेलेट अकेला 2 बॉन्ड बनाता है, 2। तो 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो है यहाँ पर 6 इसका। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। EN पे कोई चार्ज नहीं होता, C2 और पे होता है -2 चार्ज, क्लोरीन पे -1, तो टोटल -3 चार्ज आ गया, तो +3 चार्ज है इस पे। तो चार्ज आ गया इस पे 3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका 3। तो इनका टोटल सम कितना है, यहाँ पर 9 आया। क्या है बच्चे, 9। तो 11वें का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, C विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, क्या आंसर आ जाएगा, C। आई होप आप कर लेंगे इसको भी। तो चलिए बच्चे 12th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास क्या कह रहे हैं 12th क्वेश्चन वाले। द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल फॉर द रिएक्शन। आपको ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, ई नोट सेल की। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12वां। ये जो रिएक्शन दे रखी है हमें इसके लिए निकालनी है। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 10⁶। ठीक है बच्चे। यहाँ पर सर यहाँ कौन सा रिलेशन लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, हमने 2 रिलेशन पढ़े हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा यहाँ पर। पहला था कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू NFE नोट सेल, इसके इक्वल होता था। इसको दे मैं माइनस को इधर ले आऊँ तो ये आपने गिब्स पर एनर्जी चेंज का फॉर्मूला कहीं पर पढ़ा होगा। एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने गिब्स पर एनर्जी चेंज का, कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ के। ये पढ़ा होगा आपने। जब ये भी डेल्टा जी नोट के इक्वल है, ये भी डेल्टा जी नोट के इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, 2.303 RT log ऑफ के विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा विल बी इक्वल टू हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर NFE नोट सेल। मैंने माइनस को ना माइनस से क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है यहाँ पर, मतलब काट दिया है। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, फैराडे को ले आइए इधर। तो 2.303 डिवाइड बाय फैराडे, इंटू में R होता है 8.314, और टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 300 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, इंटू में log K इक्वल टू NE नोट सेल। तो आपने पढ़ा होगा, यदि आप इन सारी वैल्यूज़ को अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हो तो इनकी जगह पे क्या आ जाता है आपके पास, यस 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 यस, बोलिए बोलिए, क्या आ जाता है इनकी जगह पे आप लोगों के पास, यदि ध्यान हो तो आप लोगों को, तो आ जाता है 0.0591, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है बच्चे, इनटू में log के, क्या आ जाएगा log के। अब log तो log है, के की वैल्यू कितनी देर की, 10⁶, इंटू में n फैक्टर इंटू में ई नोट सेल। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0591 log 10⁶ की वैल्यू होती है 6 log 10 1 होता है, तो इंटू में आ जाएगा 6। अब n फैक्टर कहाँ से निकालोगे, अब यहाँ से देखो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, टिन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो n की वैल्यू आ गई है बच्चे यहाँ पर 2।
कितनी आ गई है 2, इक्वल टू आ जाएगा ई नोट सेल। तो काटिए, 2 से कट गया है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए भाई, 3 एक कम 3, 3 में 27, 2 3 पंजे 15 और 2 17, 3 0 0, 0.1773 कितना आ रहा है 0.1773। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे ए। क्या आंसर आ जाएगा ए। तो भाई यहाँ पर ये वाली चीज याद कर लीजिए, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। चलिए 13th क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, 13वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। एसरसन फिनोल रिएक्ट्स विद K2Cr2O7। फिनोल जो है हमारे पास वो K2Cr2O7 के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कंडीशन आ गई, पैराबेंजोक्विनोन। बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल बात सही है, वो ये बना लेती है पैराबेंजोक्विनोन, ये राइट सही है। तो यहाँ पर एसरसन 100% सही है। फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। फिनोल किसके साथ रिएक्शन करती है, ब्रोमीन वाटर के साथ। यहाँ पर ब्रोमीन वाटर के साथ यदि रिएक्शन करे बच्चे यहाँ पर, तो 3 जगह ब्रोमीन लग जाएगा भाई। कितनी जगह ब्रोमीन लग जाएगा, 3 जगह, ब्रोमीन ब्रोमीन देन ब्रोमीन, तो ये आंसर आएगा। बट ये ब्रोमीन CS2 के साथ रिएक्शन करिए, CS2 के साथ। यदि इसमें मैं ब्रोमीन CS2 डाल दूं, CS2 एक ऐसा सोलवेंट है जो फिनोल की जो रिंग एक्टिवेशन कैपेसिटी है, वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है, उसको कम कर देता है। तो यहाँ पर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, मतलब सिर्फ एक जगह पे ब्रोमीन लगा मिलेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन CS2 टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो। ये बोल रहे हैं कि तीनों जगह लग जाएगा इसके अंदर भी, तो ये गलत है भाई। यहाँ पर रीजन गलत है, एसर्शन सही है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आंसर सी। क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चे 14th पे प्रोसीड करते हैं। कहाँ प्रोसीड करते हैं, 14th पे। लेट अस सी, यूरोपियम सोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो EU है यूरोपियम, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये बात 100% सही है भाई। यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 4f7 5d0 6s2, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। कौन सी पे, हाफ फील्ड पे। तो ये बात सही है भाई। सीरियम 4+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सीरियम 4+ होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि उसका जो ई नोट्स ई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, सॉरी बड़ी वैल्यू होती है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है 1+1.74 के आसपास होती है। तो आसानी से अपना रिडक्शन करा लेता है वो, तो आसानी से सीरियम +3 पे आ जाता है, ये भी बात सही है। मतलब यहाँ पर एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन सीरियम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इस बात को थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है कि यूरेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हम जाना चाहेंगे बी के साथ। तो 14th पे चलते हैं हम बी के साथ। चलिए 15th पे चलते हैं बच्चे। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉपर 2+ इज 1.732 बोहर मैग्नेटोन। कॉपर 2+, भाई कॉपर क्या होता है 3d10 4s1। अब कॉपर +2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए तो 3d9 बच गया। 3d9 मतलब डी में 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5, और उनमें इलेक्ट्रॉन है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 में, तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो बोर मैग्नेटोन निकालो उसकी, n इंटू में n+2 होता है, 2 और 1 3 1 कम 3, 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.73। बिल्कुल सही है भाई ये बात, मतलब ये बात ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रीजन, कॉपर +1 इज डायामैग्नेटिक। कॉपर +1 डायामैग्नेटिक है, हाँ जी, क्योंकि 3d10 4s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 3d10 बच जाएगा, और 3d10 मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, तो डायामैग्नेटिक है। लेकिन ये बताओ बात, ये कॉपर +1 डायमैग्नेटिक है, क्या ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि कॉपर 2+1 की बोर मैग्नेटोन 1.732 होगी, नहीं ना। तो कौन एक्सप्लेन करता है इस बात को, तो कि भाई कॉपर +2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बोर मैग्नेटोन इतनी, वो एक्सप्लेन करना था। तो इसका मतलब यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम जाना चाहेंगे यहाँ पर बी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहाँ चलते हैं भाई, 16th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये क्या कह रहे हैं हमें 16th क्वेश्चन वाले, चलो भाई। टर्सरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद CH3COCl। टर्सरी अमीन क्या है बच्चे, यहाँ पर NCH3 देन CH3 देन CH3 टर्सरी अमीन है। अब ये किसके साथ रिएक्शन करना चाहेंगी, CH3COCl के साथ तो नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, रिएक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि उनको ना यहाँ पर H चाहिए, और H यहाँ से Cl को हटा देता है, HCl बन जाता है। लेकिन अब टर्सरी अमीन पे तो H है ही नहीं ना, तो वो रिएक्शन कैसे करेगी। तो इसका मतलब असर्शन के साथ हम जा रहे हैं, वो सही है, बिल्कुल सही है, वो रिएक्शन नहीं करेंगी।
टर्सरी मीन्स है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, कि जो टर्सरी अमीन है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइमरी अमीन पे 2 हाइड्रोजन होती हैं। ठीक, तो ये गलत है। तो यहाँ पर एसर्शन सही है बच्चे, रीजन गलत है। तो हम जाना चाहेंगे सी ऑप्शन के साथ। किसके साथ जाना चाहेंगे? सी ऑप्शन के साथ। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम 17th क्वेश्चन पे। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 25 मिनट्स। तो T1/2 कितना है भाई उसका? 25 मिनट। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.693 डिवाइड बाई T1/2। T1/2 कितना है? 25। तो ये आ गया K। कैलकुलेट द टाइम इन विच 80% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट। 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो निकालें टाइम। टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के आ गया है 0.693 इंटू में 25 लोग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जब भी परसेंटेज दे रखी हो तो 100 मान लें आप लोग, डिवाइड बाई बची हुई कंसंट्रेशन। 80% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बचेगी कितनी? बचे 20% बचेगी ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पे गया 5, तो log 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 0.6990 इंटू में यहाँ पर 25 इंटू में यहाँ पर 2.303 को मैं लिख दूँ 2303, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 693। अब इसको लिख दूँ मैं लगभग 2300, ऊपर वाले को लगभग 2300 लिख दूँ, नीचे वाले को लगभग 690 लिख दूँ, इंटू में 25 इंटू में 0.6990। अरे भाई अब तो सोल्व कर लेना, यू विल सोल्व इट योर सेल्फ। ठीक है, 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। 18वें पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। मोनोहेलो प्रोडक्ट का मतलब एक हेलोजन लगानी, आपको एक से ज्यादा नहीं लगानी। इन द फ्लोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या आएगा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सोचो भाई क्या आएगा। यहाँ पर दे रखा है आपको रिंग एज इट इज है, आपको यहाँ पर CH2 लगा कर दे रखा है OH, PCl5 दे रखा है। PCl5 का क्या काम होता है बच्चे? OH हटाना, लिख लीजिए OH हटाना, Cl लगाना PCl5 का काम होता है। तो इस OH को हटा दीजिए बस, ये रिंग रहेगी एज इट इज। यहाँ पर CH2, यहाँ पर आ जाएगा Cl। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दे रखा है हमें रिंग एज इट इज दे रखी है, यहाँ पर CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है। यहाँ पर डायरेक्ट मार्कोनी रूल लगाएंगे आप लोग, नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? रिंग एज इट इज देन CH2 CH यहाँ लग जाएगा Br, सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा? दिख नहीं रहा तो सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH3। लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग का केस हो सकता है भाई। यहाँ पर किसका केस हो सकता है? शिफ्टिंग का। मैं बता दूं, ये पाई बॉन्ड यदि इस पे अटैक करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, CH2 CH पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देन CH3 ये बन जाएगा। यहाँ पर कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, बट यदि कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा तो फिनाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ से जो H है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी बच्चे। H यहाँ पर शिफ्ट होगी तो क्या बनेगा? यहाँ पर CH पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, देन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब जो Br नेगेटिव आएगा वो जाकर यहाँ लगेगा। तो फाइनल आंसर इस रिएक्शन का आएगा ये वाला, कि जो CH है यहाँ Br लगेगी, देन CH2 क्या आ जाएगा? CH3। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आपको यहाँ Br नहीं लगाना, बीच में इस पे Br लगाना है बच्चे, इस पे। क्लियर है? चलिए 19वें क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं? 19th क्वेश्चन। स्टेट हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स 2 एप्लीकेशन। आपको हेनरी लॉ बताना है और इसकी 2 एप्लीकेशन बतानी है कि क्या होंगी हमारे पास। ठीक है, चलो भाई। हेनरी लॉ क्या कहता है भाई? मान लीजिए कोई लिक्विड है और इसमें ये गैस है। ये गैस कितनी डिजोल्व होगी? ये डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस डिजोल्व होगी। तो मास ऑफ द गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हटा दीजिए, M इक्वल टू KP आ जाएगा हमारे पास। ये क्या है? हेनरीज लॉ, कि जो गैस का मास डिजोल्व होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। दूसरी भी डेफिनेशन है ये, कि जो यहाँ पर गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, ये जो गैस इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी वापस पिस्टन पे, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कि कितनी गैस इसमें घुली हुई है ना। अब आप देखो, कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा गैस घुली होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी ढक्कन पे, कम घुली है तो कम लगाएगी। तो जितना पार्शियल प्रेशर उसका किस पे डिपेंड करेगा? उसके मोल फ्रैक्शन पे। तो P इक्वल टू आ जाएगा KH इंटू में X, वेयर KH इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। अब इसकी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। पहला है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं हमारे पास,
उनके अंदर हेनरी लॉ लगाते हैं, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर पे गैसेस डिजोल्व हो जाती है। भाई जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, उसमें कौन सी गैस डिजोल्व करी जाती है? CO2 गैस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जो डीप डाइवर्स होते हैं, जो गहरी डुबकियां लगाते हैं समुद्र के अंदर, वो भी गैस डिजोल्व करके लेकर जाते हैं अपने सिलेंडर के अंदर, और वहाँ पर हाई प्रेशर होता है समुद्र के अंदर, तो वो गैस आसानी से उनके ब्लड के अंदर क्या हो जाती हैं? डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। चलिए इस पे नेक्स्ट पे आते हैं, 19th के नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमसे ये क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, what type of azeotrope mixture will be formed by a solution of acetone and chloroform? तो पहले तो आपको एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसीटोन होता है CH3 डबल बॉन्ड O देन CH3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए CHCl3 देन Cl3 देन Cl3, ये क्लोरोफॉर्म है। तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ जाती है भाई? H बॉन्डिंग आ जाती है। अब जहाँ पर H बॉन्डिंग आ जाएगी तो इसका मतलब A B के बीच की जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है रोल्ट लॉ से। कौन सी डेविएशन का? नेगेटिव डेविएशन का। और जो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होते हैं वो बनाते हैं मैक्सिमम एजियोट्रोप्स। क्या बनाते हैं बच्चे? मैक्सिमम एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, मतलब वो मिक्सचर होते हुए भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, वो एजियोट्रोप होते हैं। तो बता दिया हमने व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप बनाएंगे, वो मैक्सिमम एजियोट्रोप। जस्टिफाई द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट डेवलप इन द सॉल्यूशन। तो कौन सी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन डेवलप होगी बच्चे? वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। आउट ऑफ COF6 3 नेगेटिव एंड COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये दो हमें दे रखे कॉम्प्लेक्स। विच कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक? तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर जो लिगेंड्स है वो कैसे हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है वीक फील्ड लिगेंड, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है, इथाइलिन डाइमीन होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +3 है, यहाँ पर भी +3, दोनों जगह पे +3 है। यहाँ भी कोबाल्ट +3 है, यहाँ पर भी कोबाल्ट क्या है? +3। तो कोबाल्ट +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं आपको लिखवाना चाहूँ 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, तो कोबाल्ट आता है हमारे पास आयरन के बाद 27 पे, तो 3d7 4s2 होता है कोबाल्ट, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एक यहाँ से, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 6। लेकिन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड तो ये पेयरिंग नहीं कराएंगे, बट ये तो पेयरिंग करवाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक कौन सा हुआ इनमें से? ये वाला पैरामैग्नेटिक हुआ, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? जो अंदर के ऑर्बिटल यूज करेगा हमारे पास, तो ये अंदर के ऑर्बिटल यूज करा, देखो ये 3d ऑर्बिटल यूज करेगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3, क्योंकि आगे S आएगा, फिर कौन आएंगे हमारे पास? 3p आएंगे, ठीक है ना। अब ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन यूज करेगा? फिर S यूज करेगा, फिर P यूज करेगा, फिर D यूज करेगा, तो ये यूज करेगा sp3d2। तो अंदर के d ऑर्बिटल किसने यूज किए? इसने। तो इनर d ऑर्बिटल में कौन आ जाएगा? ये। मोर स्टेबल कौन होता है? हमेशा जहां पर बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट, वो वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो बताइए इसमें EN इथाइलिन डाइमीन कैसा है? डाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं बच्चे? जहां पर पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती, ठीक। तो कहाँ पेयरिंग नहीं हुई? यहाँ पर, तो ये हाई स्पिन बनाएगा। क्लियर है? चलिए भाई 21 पे चलते हैं हम, 21वें क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग द सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन द सेल solution in the cell and the conductivity of the solution. How is the molar conductivity of a solution related to its conductivity? Theoretical question आ गया भाई, सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको एक, कि जो कप्पा है वो होती है G इंटू में G स्टार। कप्पा यहाँ पर कंडक्टिविटी है, दिस इज कंडक्टिविटी। G यहाँ पर कंडक्टेंस है, और G स्टार है यहाँ पर सेल कांस्टेंट। क्या है? सेल कांस्टेंट। अब हमें पता है जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस की उल्टी होती है, तो कप्पा इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 1 रेजिस्टेंस इंटू में G स्टार। तो देखिए यही तो रिलेशन बताना था, किस किस के बीच में? रेजिस्टेंस आ गया, अच्छा सेल कांस्टेंट ये भी आ गया, कंडक्टिविटी ये भी आ गई है, ठीक है।
हाउ इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है कैप एम। क्या होती है? कैप एम। वो इक्वलिटी होती है, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर रिलेशन आपको, कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, डिवाइड बाय मोलैरिटी। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास किसके बीच में? मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक है बच्चे, कर लेंगे। यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी यूनिट होंगी हमारे पास ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना, या फिर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये याद कर लीजिए आप। चलिए बेटे 22वें क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। भाई रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन क्यों नहीं करती है? देखो, हाइड्रोजन होती है H, ऑक्सीजन होती है O डबल बॉन्ड O, और इनके रिएक्शन करने से बनेगा पानी। अब बताओ, पानी में तो OH बॉन्ड प्रेजेंट है ना, और इसमें HH है और इसमें OO है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड बनने के लिए इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी अवेलेबल है या हीट एनर्जी अवेलेबल है वो सफिशियंट नहीं है बच्चे कि इनके बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती। 22 में के बाद चलते हैं बी पे। राइट द रेट रिएक्शन, रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है A2 प्लस में 3B2 goes to 2C if the overall rate of the reaction is 0। ओवरऑल ऑर्डर कितना दे रखा है रिएक्शन का? ओवरऑल ऑर्डर हमें दे रखा है यहाँ पर 0 है। कितना है? 0। क्लियर है वही कहानी? यहाँ पर देखते हैं कैसे आएगा यहाँ पर। अब R इज इक्वल टू होता है हमारे पास K इंटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर X या फिर Y। क्लियर है? अब जब ओवरऑल ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 0। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास के इक्वल बच्चे। ठीक है, सी पे चलते हैं अब, सी के पार्ट पे। प्रूव दैट T99% इज इक्वल टू 2 इंटू में T90%। हमें ये प्रूव करना है। अब बताओ, इसको यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लूँ LHS और इसको मैं यदि RHS मान लूँ राइट हैंड साइड, तो दोनों यदि इक्वल कर दूंगा मैं आगे चलकर, तो ये आंसर मान लेंगे आपके? ऐसा है? हाँ जी भाई। T99% निकालिए, क्या होता है? 2.303 डिवाइड बाई के लोगो सॉरी भाई, मैंने कहा था यदि परसेंटेज दे रखी है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो, 100। अब 99% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बच गई कितनी? 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में T90% का फॉर्मूला लगाइए 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 10, क्योंकि 90% कंप्लीट होगी तो बचेगी कितनी? 10। तो चलो फिर 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 100 की वैल्यू, लॉग 100 को लिखता हूँ 10 की पावर 2, तो 2 आगे चला जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी क्या आ गया? 2 इंटू में 2.303 डिवाइड बाई के। तो बोले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी आ गई। तो इसका मतलब ये और ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। चलिए फिर 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड की बात हो रही है यहाँ पर। बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि जो COH होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये ऐसे रिंग खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, जिससे जो रिंग है ना वो हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग हो जाती है, हाईली डीएक्टिवेटेड। अब हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग हो जाएगी तो रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं हमारे पास। क्लियर है कहानी यहाँ पर? ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो हम AlCl3 यूज करते हैं, यहाँ पर AlCl3 जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये लोन पेयर प्रेजेंट है, इनके साथ अटैच हो जाता है AlCl3, देखो इन पे लोन पेयर है ना, तो ये लेविस बेस भी है। ठीक है, सॉरी लेविस एसिड भी है, तो इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। चलिए फिर पी के वैल्यू 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये लो भाई, ये बेंजोइक एसिड है हमारे पास, दिस इज COOH, 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, इज लोअर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड समझिए, एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है और pKa की वैल्यू क्या होती है? कम। समझ लीजिए बात, जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसकी pKa की वैल्यू तो कम होगी और Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। अभी क्या कह रहे हैं? pKa वैल्यू 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर, मतलब इसकी pKa वैल्यू कम है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये प्रूव करना है हमें स्ट्रॉन्ग है।
तो बताओ भाई ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चे। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यदि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज आएगा H हटाने के बाद, उसको ये इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच कर स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, और यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी pKa की वैल्यू क्या होगी? कम। सी पे चलते हैं, 23rd के सी पे। बेंजोइक एसिड, वो सॉरी बेंजल्डिहाइड आपको दे रखा है, बेंजीन पे लगा दूं मैं यदि CHO, प्लस में दे रखा है आपको CH3COH, और OH नेगेटिव यहाँ पर दे रखा है। तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी बच्चे? यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर की जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये वाली अल्फा हाइड्रोजन, ये इस O के पास ले जाएगी, तो ऐसे बनेगा, देखना ध्यान से, बेंजीन C, इस O पे ये अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगी H, और इस पे H पहले से लगी हुई है, समझ गए? ये H यहाँ से इस O पे भेज दी तो OH बन गया, ये CH एज इट इज। अब CH का बॉन्ड इस के साथ बन जाएगा, लेकिन यहाँ की H चली गई तो यहाँ पर CH2 रह जाएगा। अब CH2 और देन CHO, क्लियर है कहानी? देन क्या आ गया है? CHO। अब क्या करेंगे? यहाँ से H प्लस डाल रखा है तो आप यहाँ से हीट करेंगे तो वाटर लॉस आएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चे? यहाँ पर लॉस हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? लेकिन फिर इन्होंने डाल रखा है हमारे पास बच्चे NaBH4। अब NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इन दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, रिंग रहेगी एज इट इज, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH2OH। क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनती है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे OH। तो चलिए प्रोसीड करते हैं 24th क्वेश्चन पे। गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग। फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ये है फिनोल हमारे पास बच्चे OH, और ये है इथेनॉल दैट इज CH3CH2OH। मैंने कहा है एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप H हटा दो पहले, तो ये लो भाई, यहाँ पर क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? इथोक्साइड आयन है। अब जो स्टेबल है ना वही ज़्यादा एसिडिक है, ये स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस में गया हुआ है, तो इसका मतलब फिनोल एसिडिक है इसके कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल CH3CH2OH का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज कंपैरिजन टू मिथोक्सी मीथेन। मिथोक्सी मीथेन क्या होता है? CH3O CH3 कंपैरिजन में, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा क्यों होता है? बहुत ही सिंपल रीजन है बच्चे इसके पीछे। क्या है वो? कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो HO CH2CH3, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप कहेंगे कि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा है। सी पे चलते हैं, CH3O CH3 ऑन रिएक्शन विद HI। देखिए CH3 देन CH3 देन CH3O CH3, जब ये HI से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन आयोडाइड से, गिव्स CH3OH, ये क्या देता है? मिथेनॉल देता है, प्लस C कार्बन 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 और आयोडाइड ये देता है। ये दो प्रोडक्ट ये हमें देता है। ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों नहीं देता आपको, मतलब इस टर्सरी कार्बन के साथ, देखिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ थोड़ा सा, OH क्यों नहीं लगती, इसके टर्सरी ग्रुप के साथ I क्यों लगी है यहाँ पर? तो इसका बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म आप खुद सोचिए। ये जो H प्लस है ये लोन पेयर, इस पे क्या कर देंगे? अटैक पहले। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर C कार्बन 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 देन OH पॉजिटिव देन कार्बन, ये आ गया। अब यहाँ पर I नेगेटिव आएगा। I नेगेटिव एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल है बच्चे। क्या है यहाँ पर? I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। I नेगेटिव यदि यहाँ अटैक करेगा तो आसानी से C के साथ I लग जाएगा, जो ये कह भी रहे हैं कि C के साथ क्या लगना चाहिए? I। लेकिन क्योंकि यदि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये वाला, तो यहाँ पर एक टर्सरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा, C पॉजिटिव कार्बन कार्बन कार्बन। कौन सा कार्बोकैटायन जनरेट होगा? टर्सरी, जो एक स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्या होता है बच्चे? स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2 के कंपैरिजन में। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1। इसलिए ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो इसके साथ कौन लगेगा? I, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, चलिए फिर आप चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं भाई? 25th क्वेश्चन पे देख लीजिए आप लोग क्या है 25th क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। CO2 पॉजिटिव, जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, इज इजीली ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3+। वो आसानी से कोबाल्ट 3+ के साथ
में ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों है? देखिए, कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 में जाने के लिए चाहिए हमें एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनके पास जो लिगेंड एनर्जी होती है अपनी, क्या होती है? लिगेंड एनर्जी। उस एनर्जी के कारण कोबाल्ट 2+ आसानी से कोबाल्ट 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। CO इज स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट देन NH3। CO NH3 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कॉम्प्लेक्सिंग। क्यों भाई? क्योंकि CO हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग कर लेता है। कैसी बॉन्डिंग कर लेता है? सिनर्जिक, मतलब वो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों तरह के बॉन्ड बना लेता है। किसके साथ? मेटल के साथ। आपने पढ़ा होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देते हैं और ले भी लेते हैं, दोनों हाथ मिला देते हैं। मतलब मैं टेबल के ऊपर से किसी से 100 रुपये ले लूँ और टेबल के नीचे से उसको 200 रुपये दे दूँ, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग ऐसा है। सी पे चलते हैं। मोलिकुलर शेप ऑफ NiCO4, NiCO4 जो टेट्रा कार्बोनिल निकल है is not the same that of NiCN4 negative। इन दोनों की जो शेप है वो अलग अलग क्यों है, ये ऐसा बोल रहे हैं। अब शेप अलग होती है हाइब्रिडाइजेशन के कारण। किसके कारण अलग होती है? हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो इसका मतलब इनकी हाइब्रिडाइजेशन में फर्क होगा, तो उसके लिए हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आता है निकल, आयरन होता है 26, 27, 28, तो 3D8,4s2 होता है निकल, 3D8,4s2। अब यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे 0, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पर देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर होता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, क्योंकि पेयरिंग होगी, क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 5 डिब्बों के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब S खाली हो गया और आगे 3 क्या आएंगे? P। तो यहाँ की तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चे? sp3 आएगी। बट यहाँ पर देखो निकल पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पर +K2 है। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब डी में इसके पास हैं ही इलेक्ट्रॉन कितने बेचारे के पास? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब इसको ये वाला ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। फिर आएगा S, फिर आएगा P, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। क्या हो जाएगी? DsP2। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये होगा टेट्राहेड्रल। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो ये क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 26 पे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डाइसैकेराइड? डाइसैकेराइड होता है बच्चे जिसमें 2 यूनिट हो हमारे पास मोनोसैकेराइड की। स्टार्च, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है, मैं बता दूं आपको। माल्टोज, हाँ भाई जो माल्टोज होता है वो डाइसैकेराइड होता है, माल्टोज इज डाइसैकेराइड। फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि माल्टोज किस किस से मिलकर होता है, बना होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, इन 2 यूनिट से मिलकर बना होता है हमारे पास माल्टोज, ठीक है ना। पहली जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका फर्स्ट कार्बन और जो दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज इसका फोर्थ कार्बन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? माल्डोज बनाते हैं। 26 का आता है बी पार्ट। कौन सा आता है? बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड? मैं आपको बता दूं अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, उस पर कार्बन होता है, H होता है, NH2 होता है, COOH होता है, यहाँ पर एक R ग्रुप होता है। यदि यहाँ पर R ग्रुप के अंदर पहले से ही कोई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, COH, मतलब इस R में COH आ जाए तो इसका मतलब वहाँ पर 2 COOH हो जाएंगे, एक तो पहले से है और एक और आ जाएगा और एक NH2 ग्रुप हो जाएगा। तो ऐसे अमीनो एसिड होंगे एसिडिक अमीनो एसिड। बट यदि R ग्रुप में NH2 आ जाए, कहीं पर किसी ग्रुप में NH2 आ जाए तो यहाँ पर NH2 कितने हो जाएंगे? टोटल 2, क्योंकि एक तो ये रहा एक वो आ जाएगा। और COH ग्रुप कितने हो जाएंगे? एक। ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? बेसिक अमीनो एसिड बोला जाएगा, ठीक है। तो सी पे आते हैं 26 के। राइट द नेम ऑफ द लिंकेज जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक पेंटोज शुगर होती है हमारे पास। क्या होती है? पेंटोज शुगर। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं,
यहाँ पर होता है फॉस्फोरस। कौन होता है? फॉस्फोरस। ठीक, तो ये जो दूसरे के साथ जुड़े होंगे ना, तो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। क्या होती है बच्चे? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में ना 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या? शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास। न्यूक्लियोसाइड में 2 पार्ट होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ता है। चलिए 27th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं भाई हमारे पास कि 27th क्वेश्चन का राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए ये बेंजीन है, यहाँ पर है N, देन CH2 CH3 देन CH3। तो देखो N पे इथाइल लगा हुआ है तो इसको लिख दो N पे लगा है इथाइल। फिर N पे लगा हुआ है मिथाइल तो लिख दो N पे मिथाइल। बेंजीन है तो बेंजीन, और अमीन है तो बेंजीनामीन, ये नाम हो जाएगा इसका। C6H5NO2 मतलब बेंजीन पे लगा है बच्चे NO2। 3HCl है तो इसका मतलब हो जाएगा रिडक्शन, मतलब बन जाएगा एनिलीन। ब्रोमीन डाल रखा है तो इसका मतलब 3 जगह ब्रोमीन लगा दोगे, NH2 Br Br और Br। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चे 28 पे। नेम अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड विच इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन सी ऐसा होता है भाई, मैं बता दूं आपको, वाटर सोल्यूबल भी और एंटीऑक्सीडेंट भी है। गिव वन ऑफ इट्स सोर्स। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, नींबू है, संतरा है, आंवला है, ये सारे के सारे इसके सोर्स होते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? ए मतलब विटामिन ए का केमिकल नाम हमें बताना है। किसका बच्चे? विटामिन ए का। तो इसका नाम होता है भाई रेटिनोल। क्या नाम होता है? रेटिनोल। किसकी बात करें हम? विटामिन ए की बात कर रहे हैं। गिव वन ऑफ इट्स सोर्स। इसका सोर्स बताना है आपको। जो विटामिन ए है ये बेसिकली आपको कहाँ पर मिलेगा? तो भाई मैं बता दूं, जो रेड कलर की वेजिटेबल्स होती है, कच्ची सब्जियां, उनमें विटामिन ए भर भर कर होता है। जैसे कैरेट है, गाजर है आपके पास, टोमेटो है, चकुंदर वगैरह होते हैं, आम है, मैंगोज वगैरह हैं, इनके अंदर भरा पड़ा है। सी पार्ट देखते हैं 28 का क्या बोल रहा है। नेम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा भाई ग्लाइकोजन। क्या आंसर आएगा? ग्लाइकोजन। इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। तो चलिए स्टूडेंट्स 29th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। पैरा दे रखा है, फिर से हमें क्वेश्चन छांटने हैं। When a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic KOH, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from alpha carbon. As a result, an alkene is formed. ये कहना चाहते हैं कि जब भी अल्कोहलिक KOH डालोगे आप हेलो एल्केन के अंदर तो वहां से बीटा एलिमिनेशन होगी, H हटेगी और एल्कीन बनेगी। If there is possibility of formation of more than one alkene due to presence of more than one beta hydrogen atom, the alkene formed as a major product is governed by Scherzer rule. मतलब यहाँ पर मान लो 2 तरह की हाइड्रोजन है, उस डब का हेलोजन के देखिए, मतलब ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पर हेलोजन लगी हुई है। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो आप ये हाइड्रोजन हटाओगे या ये हाइड्रोजन हटाओगे इस क्लोरीन के साथ, तो ये बीट शेरज़र रूल इसको बताता है कि कौन सी हाइड्रोजन हटानी है आपको। In dehydrogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to double bonded carbon। मतलब आपको वो डबल बॉन्ड बनाना है जिसके ऊपर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ज़्यादा मतलब थोड़ी हाइड्रोजन लगी होगी, वो डबल बॉन्ड बनाना है। शेरज़र रूल ऐसा ऐसा बोल रहा है। An alkyl halide with alpha hydrogen atom when reacted with a base or nucleophile has 2 routes। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास ना 2 रास्ते होते हैं। फिर आइदर वो सब्सटीट्यूशन करे, SN1 SN2 रिएक्शन दे, या वो एलिमिनेशन दे, E1 एंड E2। 2 तरह की एलिमिनेशन होती है, E1 एंड E2, जिस तरह से 2 तरह का सब्सटीट्यूशन होता है, SN1 एंड SN2। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास एल्काइल हैलाइड कौन सा है, स्ट्रेंथ, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, किस न्यूक्लियोफाइल कैसा है, एंड रिएक्शन कंडीशंस कैसी हैं। बल्कियर न्यूक्लियोफाइल्स विल अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन टू कैरी आउट एलिमिनेशन। जो भारी तगड़े न्यूक्लियोफाइल होंगे ना, वो अटैक नहीं करेंगे बच्चे, SN1 SN2 नहीं शो करेंगे, वो तो बाहर से ही हाइड्रोजन लेकर चले जाएंगे और एलिमिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन। प्राइमरी हैलाइड विल प्रेफर SN2 एंड सेकेंडरी हैलाइड प्रेफर SN2 एंड SN1
tertiary undergo SN1 and elimination depending upon the stability of carbocation and अदर मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स। तो इसके बेसिस पे हमें आंसर देने हैं। अब इस क्वेश्चन के ए पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन जरूर है भाई। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक केवच विद 2 ब्रोमो पेंटेन। देखो पेंटेन क्या होता है, CH3CH, यहाँ पर लगा है ब्रोमीन, CH2 CH2 CH3, ये है भाई 2 ब्रोमो पेंटेन है, मैथ है प्रोब्यूट पेंट। अब आप ब्रोमीन हटाओगे तो दो तरह की एल्कीन बन सकती है, अदर डबल बॉन्ड या बनाओ या आप डबल बॉन्ड बनाए। अब दोनों ही बनाता हूँ मैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो कहाँ डबल बॉन्ड आएगा, राइट साइड में आ जाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बताइए कौन सा बनाओगे आप लोग। अभी सेठ जब ने क्या बोला था, अब इस डबल बॉन्ड पे तो 3 हाइड्रोजन है, 2 और 1 3, और इस डबल बॉन्ड पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये वाला आंसर आएगा बच्चे, ठीक है कहानी। हाँ जी सर, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब बच्चे कार्बन 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 देन क्लोराइड रिएक्ट विद इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, मतलब C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा। तो बताओ अब ये अटैक करने जाएगा। अब क्या यहाँ अटैक पॉसिबल है, यस और नो। क्या पॉसिबल है बच्चे यहाँ पर अटैक, यस और नो। सोचिए भाई, सोचिए सोचिए, यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं। तो आंसर आएगा नहीं सर, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि भीड़ वाला इलाका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, यदि भीड़ वाला इलाका है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगी हुई ना, ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली, ये इस पे अटैक कर देगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा बच्चे। क्या बनेगा बच्चे प्यारे, यहाँ पर डबल बॉन्ड। हैंस यहाँ पर क्या बनेगी प्यारे बच्चों, एल्कीन बनेगी। ठीक है ना, कहीं ईथर बनाकर आ जाओ तुम, फिर गलत हो जाएगा। हमने वो भी तो पढ़ा था ना ईथर के अंदर, विलियमसन सिंथेसिस की ड्रॉबैक, ये वही वाला क्वेश्चन है। पहले बता दूं मैं आप लोगों को, फिर कहीं वहाँ बैठे बैठे देखो बी पे आते। कन्वर्ट प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 पे ब्रोमो मतलब यहाँ पे ब्रोमीन लगानी भाई, प्रोपेन। अरे भाई साहब इसमें भी कुछ है, HBr डाल दो, मार्कोनी रूल से एडिशन हो जाएगी, नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा और H यहाँ चली जाएगी। ब्यूट 1 इन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन है। ब्यूटेनॉल बनाना है इसको, ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 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 OH, यहाँ किनारे पर OH लगाना है। बताओ भाई किनारे पर OH क्यों लगाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में शुरू में क्या डालते हैं, B2H6, सेकंड स्टेप में क्या डाल देते हैं, H2O2। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करती है भाई, एंटी मार्कोनी रूल से पानी की एडिशन कर देती है। ये लो भाई पानी जोड़ दिया मैंने, OH यहाँ जोड़ देगी, H यहाँ पर जोड़ देगी, तो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ जाएगी यहाँ पर। चलिए इसके C पे चलते हैं अब। व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, डाइक्लोरोप्रोपेन 1 पे क्लोरीन और 3 पे क्लोरीन है भाई यहाँ पर। क्या बात है भाई, ये तो तगड़ा क्वेश्चन आ गया भाई। ये तो ये 1 पे 3 पे डाइक्लोरोप्रोपेन, देखो एक कार्बन पे क्लोरीन, 2 3 पे क्लोरीन और डाइक्लोरोप्रोपेन में एक्सेस में अल्कोहलिक केवच डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक केवच डाल दिया। तो देखो यहाँ से क्लोरीन जाएगी तो यहाँ से H जाएगी बच्चे, यहाँ से क्लोरीन जाएगी तो फिर भी यहीं से H जाएगी ना। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अभी तो बोला ना कि अल्कोहलिक केवच क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चे। यहाँ पर सेकंड पे आते हैं, C के सेकंड, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3, 2 पे ब्रोमो 3 पे ब्रोमो, ब्यूटेन में KOH डालना है अल्कोहलिक, वो भी 2 मोल 2 मोल। तो बोलो यहाँ से ब्रोमीन जाएगी तो बच्चे यहाँ से H जाएगी, यहाँ से ब्रोमीन जाएगी तो बच्चे यहाँ से H जाएगी, तो 2 बार डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये गया तो एक बॉन्ड, ये गया तो एक और बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पर, टोटल 3 बॉन्ड। चलिए फिर चलते हैं 30th क्वेश्चन पे बच्चे, 30वें क्वेश्चन पे आ गए भाई, 33 ही है बस, ये पूरा होने वाला है बच्चे, बस खुशी की ना लहर दौड़ने वाली है अब यहाँ पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या दे रखा है, पढ़ते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से, आप ही पढ़िए मेरे साथ, मैं हूँ
सर सेम द 10 और आप हो प्यारे बच्चे। हाँ जी। There is increase in ionization enthalpy along the series of the transition elements from left to right due to increase in nuclear charge. Left to right जाने पर ionization energy बढ़ती है d block element में, क्योंकि effective nuclear charge बढ़ता है d orbital में, ठीक है। The following table gives the value of first 3 ionization enthalpy. 3 ionization enthalpy मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दूसरे के लिए कितनी चाहिए, तीसरे के लिए कितनी चाहिए, वो सारी वैल्यू दे रखी इन्होंने यहाँ पर। देखो स्कैंडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 631 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, दूसरे के लिए 1235, तीसरे के लिए 2393 है। इस तरह से दे रखी है सबकी, और इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 30th का ए पे आ जाते हैं हम लोग। कहाँ जाते हैं? ए पे। वाइज थर्ड ट्रांजिशन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज हाईएस्ट। जिंक की तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी देखो, अरे भाई साहब 3837, किसी की भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना निकालने की, तो 2 तो निकाल ही दो। तो अब जिंक 2 प्लस बच गया है 3d10। तो बताओ 3d10 हाईली स्टेबल है या नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल ज़्यादा स्टेबल है सर। अब बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे क्या? नहीं निकाल पाओगे ना, मुश्किल है। तो आप क्या लिखेंगे? जिंक 2 प्लस हैज d10 fully filled electronic configuration, so it is difficult to remove third electron, hence third ionization energy of zinc is highest. B. स्कैंडियम हैज लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। स्कैंडियम की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो सबसे कम है बच्चे। क्यों भाई? स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 बेचारे का, ठीक। तो जेड इफेक्टिव जो होता है ना इसका, जेड इफेक्टिव वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। अब जेड इफेक्टिव कम होने से, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ना उसको जनरली जेड इफेक्टिव बोलते हैं, वो कम होता है। उसके कम होने से अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तीसरे पे आते हैं। क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल देन Mn2+। देखो क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल देन Mn2+। Mn2+, क्रोमियम 3+ ज़्यादा स्टेबल है Mn2+ से। वाई 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 तो देखो ना, इसका मतलब ये है क्रोमियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी देखो कितनी है भाई। क्रोमियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है 2990। कितनी है? 2990। मतलब खुद सोचो, क्रोमियम अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है? उसको तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए 2990 एनर्जी चाहिए, और मैंगनीज को तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3260। तो सिंपल सा मतलब है, इसका आंसर ये आ जाएगा कि बिकॉज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन मैंगनीज। मैंगनीज के कंपैरिजन में क्रोमियम की तीसरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब क्रोमियम तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल हो रहा होगा। अब सर क्यों है स्टेबल, ये भी तो बताओ ना। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d5 4s1। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो इसके। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास डी में 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। देखो एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से, तो डी में 3। अब 3d3 स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि स्प्लिटिंग के कारण ये स्टेबल होता है। देखो स्प्लिटिंग के कारण 3 डिब्बे नीचे आ जाते हैं, 2 ऊपर जा जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के कारण ऐसा है, ठीक है। वाई इज Fe3+ मोर स्टेबल देन Fe2+। तो Fe3+ स्टेबल है Fe2+ से। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लो। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बनेगा 3d6, और यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3d5। आप खुद सोचो 3d5 स्टेबल या 3d6 स्टेबल? बताओ भाई। 3d5 तो सर हाफ फील्ड है, 3d6 सर ना हाफ फील्ड ना फुली फील्ड, हेंस Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+। कर लिया ना कहानी? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई हो रही हैं। सी के और पे चलते हैं, सी के और पे। Why is copper 2+ मोर स्टेबल देन कॉपर +1 इन एक्वस सॉल्यूशन? कॉपर की बात कर लेते हैं। यदि मैं कॉपर 2+ की बात करूं बच्चे, कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3d9, जो हमें लग रहा है कि स्टेबल नहीं होगा। और यदि कॉपर +1 की बात करें तो बच्चे होता है 3d10, जो लग रहा है कि हमें स्टेबल होगा। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं? कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है सर, ये क्या बात हुई? लेकिन बच्चे यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात करें? एक्वा सोल्यूशन की। एक्वा सोल्यूशन में एक नई एनर्जी मिल जाती है इनको, वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी ऐसा है, ठीक है।
वाइल सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर इज हाईएस्ट। अब बताओ भाई, कॉपर की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई क्यों होगी? खुद सोचो। कॉपर यदि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बनेगा 3d10। क्या आप उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दोगे? नहीं ना। तो इसलिए कॉपर 2+ की आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड है वो हाई है। क्यों? क्योंकि कॉपर +1 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए भाई, 31st क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं। ठीक है, क्या है? व्हाट टाइप ऑफ निकल कैडमियम बैटरी? कि निकल कैडमियम बैटरी किस तरह की बैटरी? मैं आपको बता दूं, निकल कैडमियम बैटरी सेकेंडरी बैटरीज में काउंट करी जाती है जो रिचार्जेबल होती हैं। क्या होती हैं? रिचार्जेबल होती हैं। दूसरा, राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस एंड द ओवरऑल रिएक्शन अकरिंग इन द ऑपरेशन ऑफ निकल कैडमियम सेल। जो निकल कैडमियम बैटरी है ना, उसकी रिएक्शन लिखनी है भैया आपको यहाँ पर। तो मैं बता दूं, देखिए भाई, रटना है आपको इन सब की रिएक्शंस को। एनोड पे जो रिएक्शन होती है वहां पर जो कैडमियम है बच्चे, कैडमियम, ठीक, वो कैडमियम यहाँ पर जो पेस्ट होता है ना KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उससे रिएक्शन कर लेता है OH नेगेटिव से, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? कैडमियम हाइड्रोक्साइड। अब 2 OH चाहिए तो यहाँ पर 2 H, तो 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? लॉस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एनोड पे रिएक्शन होगी इसकी। अब कैथोड पे क्या होता है बच्चे? किस पे? कैथोड पे निकल का ऑक्साइड होता है, उसके अंदर हमारे पास NiO2, ठीक। वो किससे रिएक्शन करता है? पानी से, उसके अंदर प्रेजेंट है जो, ठीक। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर लेता है? यूज। और क्या बना लेता है? निकल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और देखो यहाँ पर जो 2OH नेगेटिव है ना, वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब 2OH नेगेटिव क्या रिलीज हो जाएंगे? यहाँ से। तो दोबारा से याद करिए, एनोड पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैथोड पे निकल हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चे। क्या बनेगा? निकल हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चे। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। तो कैडमियम +2OH नेगेटिव प्लस NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में जुड़ेगी। अब सीधा जोड़ दूं मैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल। तो क्या बन गया हमारे पास? CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O goes to CdOH twice plus NiOH twice, hence the overall reaction। चलिए भाई, 31वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। कहाँ पर आ जाते हैं? 31वें के, सॉरी भाई, यहाँ पर बी पार्ट पे, बी पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल कंटेनिंग इतने मोलर K2Cr2O7, इतने मोलर क्रोमियम 3+ एंड इतने मोलर H+ एंड द हाफ सेल रिएक्शन इज। हमें हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है। Cr2O7 2 नेगेटिव है बच्चे, यहाँ पर प्लस में 14H+ है, यहाँ पर प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या बना रहे हैं? 2Cr3+ बना रहे हैं, प्लस में 7H2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है ई सेल। क्या निकालना है बच्चे? यहाँ पर ई सेल। तो किसके इक्वल होता है? नरस्ट इक्वेशन लगाओ ना भाई। ई नोट सेल कितना देर का? 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना है बच्चे? 6। कितना है बच्चे यहाँ पर? एन फैक्टर 6 है। क्लियर है? इनटू में लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है? Cr3+, तो Cr3+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर भी आएगा क्योंकि आगे 2 है, डिवाइड बाई रिएक्टेंट में कौन है? Cr2O7 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, इसके आगे तो 1 लिखा हो तो पावर 1 आ जाएगी, इंटू में H+ की पावर कितनी आएगी बच्चे? यहाँ पर 14। ठीक है, ये नरस्ट इक्वेशन लिख दी भाई हमने। कौन सी इक्वेशन लिख दी है? नरस्ट इक्वेशन। इक्वल टू 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 लॉग ऑफ क्रोमियम 3+ की कंसंट्रेशन देखो कितनी हुई? क्रोमियम 3+, ये रहा 0.2, कितना है? 0.2। तो 0.2 का क्या हो गया है? स्क्वायर, डिवाइड बाई Cr2O7 की कंसंट्रेशन देखो कितनी? 0.1 इंटू H+ की कंसंट्रेशन देखो भाई कितनी है? अच्छा, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 की पावर 14 भी तो आएगा ना? कितना भी आएगा? 14 भी। ठीक है, तो भैया आगे तो अब कैलकुलेशन रहती हैं, लोग की वैल्यूज आपको गिवन है या नहीं है, आप लोग इसको अब सोल्व कर लेना। ठीक है, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक है भाई बच्चे, कर लेना भाई इसको सोल्व आप लोग।
चलिए भाई इसके ना 31वें के और के ए पार्ट पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं भाई? और के ए पार्ट पे। चलो फिर, कोरोजन इज इसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। बिल्कुल है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्मूला, रिएक्शन होती है उसमें, रिडोक्स रिएक्शन होती है बल्कि। एक्सप्लेन द रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन केप्ट इन एन ओपन एटमोस्फेयर। ठीक है, आपको ओपन एटमोस्फेयर में लोहा रख रखा है, आपको उसका ना क्या कैलकुलेट करना है, मतलब रिएक्शन लिखनी है। ठीक, कोरोजन इज इसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। बिल्कुल, यहाँ पर रिडोक्स रिएक्शन होती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस तो है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो पहले मैं बता दूं, यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है, पानी होता है, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलता है तो वो बना लेता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब H2CO3 यहाँ पर काम करता है कोरोजन का शुरुआत में, ये बना लेता है 2H पॉजिटिव प्लस में CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर समझते रहिए चीज़ों को, कैसे कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, अब जो आयरन है बच्चे, आयरन अब इस मॉइस्चर के जब वो कांटेक्ट में आता है आयरन, तो आयरन कर देता है इलेक्ट्रॉन लॉस, बना लेता है Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस। ये बेसिकली एनोड पे जो रिएक्शन होती है आयरन की, ये वो वाली रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, कि आयरन जो है वो क्या बना लेता है, Fe2 प्लस बना लेता है। क्लियर है भाई कहानी यहाँ तक की? ठीक है, हाँ जी। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है बच्चे? कैथोड पे जो H प्लस आयन है ये जाते हैं, H प्लस आयन हमारे पास, ये किससे रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। और जो ये आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उनके साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, पानी। क्या बना लेते हैं, पानी। तो बैलेंस करें, 2 ऑक्सीजन है तो 2 पानी, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे पास। कितने चाहिए, 4। तो यहाँ पर भी तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जोड़ें तो यहाँ पर 2Fe आ जाएगा, 2Fe प्लस O2 प्लस में 4H प्लस, देखो जोड़ो ना इसको, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो ना, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, गोज टू क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस 2 प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2H2। ये रिडोक्स रिएक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से एनोड पे आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कैथोड पे आयरन ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओवरऑल रिएक्शन अब इनसे बना लेंगे। अब जो ये Fe2 प्लस आयन यहाँ से बना है, ये Fe2 प्लस आयन ये फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और पानी के कांटेक्ट में आता है, अपने आप को और भी ज़्यादा ऑक्सीडाइज करवा लेता है और बन जाता है Fe2O3। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। एक्चुअल में यही है जो जंग होता है, Fe2O3। ठीक है, अब Fe2O3 के कांटेक्ट में जितने पानी आएंगे वो डॉट लगाकर XH2O लिखे जाते हैं, यही जंग है हमारे पास। जंग लगना इसी को कहते हैं। ये रिएक्शन देख लीजिए। तो चलिए भाई 31वें के और के बी पार्ट पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं बच्चे, बी पार्ट पे। हमें दे रखा है Fe प्लस में CD2 प्लस गोज टू Fe2 प्लस प्लस में CD। यहाँ का एन फैक्टर मैं पहले निकाल कर दे देता हूँ आपको, 2 आएगा बच्चे। क्या आएगा एन फैक्टर यहाँ पर, 2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं। ठीक, आपको निकालना है कैलकुलेट द log Kc। आपको log Kc निकालना है, यहाँ पर log K की वैल्यू। तो याद करो इसी वीडियो लेक्चर में हमने अब पीछे एक फॉर्मूला लेकर आए थे हम लोग, आपको ध्यान हो कि log K इक्वल टू होता है n डिवाइड बाय 0.0591 इंटू में ई नोट सेल। ये था या नहीं था? आप वीडियो लेक्चर में जाइए पीछे, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। मेरे को यदि पेपर मिला यहाँ पर तो वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, लेट मी टेल यू बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाइए आप लोग, वहाँ पर ये मिलेगा आप लोगों को। ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना है बच्चे हमारे पास, 2 है। ई नोट सेल आपको दे रखा है या नहीं दे रखा है तो निकाल लेते हैं ई नोट सेल यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड बाई 0.0591। अब ई नोट सेल हमें निकालना पड़ेगा, कैसे? देखो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो। आयरन 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 का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा प्लस का 0.44। कैडमियम का हो रहा है रिडक्शन, कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो तो माइनस का 0.40, तो यहाँ पर आ गया है प्लस का 0.04। ई नोट सेल आ गया है प्लस का 0.04। ठीक है भाई यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इंटू में 591
और 2 4 जीरो चली जाएंगी ऊपर, 2 4 जीरो चली जाएंगी ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 591 को मैं 590 लिख दूँ, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 80/59 आ गया। ये लगभग 1.35 के आसपास आ जाएगा। किसके आसपास आ जाएगा? 1.35 के आसपास। कर लेंगे? हाँ जी सर कर लेंगे। चलिए फिर 32वें क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। हम लोग 32th पे आ गए हैं भाई, छा गए भाई, हम तो बिल्कुल छा गए हैं, 32 पे आ गए हैं, छा गए हैं 32 पे आ गए हैं। करते हैं सोल्व, नंबर हमें लेने हैं पूरे के पूरे 100। ठीक है, चलो भाई मोलैरिटी, मोलैरिटी डिफाइन करनी है भाई आपको। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution, per liter of solution is called molarity। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी को डिफाइन करना है बच्चे। तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है? के बी इंटू में एम। ठीक है, के बी इंटू में एम के इक्वल। तो यदि मैं मोलैरिटी यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो के बी किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा टी बी के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ जी सर। ठीक, तो के बी को डिफाइन करो। इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point when the molality of solution is 1। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है तो उस टाइम पे जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास? के बी, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा। चलो भाई 32वें के बी पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, तो W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट आ गया है 15 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 आ गया है 60 ग्राम पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका जो पाई है वो सेम आएगा दूसरे सोल्यूशन के इक्वल। दूसरे का कितना देर का है? आइसोटोनिक एज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो ग्लूकोज का मोलर मास हमें नहीं पता, मोलर मास सॉरी ग्लूकोज का हमें दे रखा है 180। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ का पाई का फॉर्मूला लगाइए भाई, पाई इक्वल टू CRT आएगा ना। क्या आएगा? CRT, कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, पाई में क्या आएगी? कंसंट्रेशन। क्या होता है फॉर्मूला? CRT। तो कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब पर लीटर दे रखा है इन्होंने, देखो पर लीटर, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर आएगी। आर को आर रख लूँ मैं, टी को टी लिख लूँ। ये किसके इक्वल आएगा? इस साइड में आ जाओ, इसका भी तो पाई इक्वल टू CRT लगेगा ना। तो और पाई तो इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दूं मैं। पाई की वैल्यू तो पाई रहेगी। सी गिवन मास हमें नहीं पता, मोलर मास ग्लूकोज का 180, ये भी पर लीटर है। तो आर इंटू में क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। अब आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो W2 किसके इक्वल आ गया भाई? 180 इंटू में 15 डिवाइड बाई 60। तो 15 चौका 60, 4 पे काट दीजिए, चौक 16, 2 4 15 20, आंसर आ जाएगा 45 ग्राम। ठीक है, 32वें के और के ए पे चलते हैं भाई। 32वें के और पे ए पे, what type of deviation is shown by mixture of ethanol and acetone? इथेनॉल एंड एसीटोन। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जनरली यदि कहीं पर अल्कोहल आ जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल होते हैं। तो इथेनॉल में खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, देखो OH OH CH2 CH3। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि A की इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है B की इंट्रैक्शन से। ठीक, मतलब अल्कोहल की अट्रैक्शन एसीटोन की अट्रैक्शन से मजबूत है, और इवन B की अट्रैक्शन से भी क्या है? मजबूत। तो यदि सोलवेंट की अट्रैक्शन मजबूत है सॉल्यूशन से, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। क्योंकि A के साथ रहकर खुश है बच्चे, तो वो B के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा है। ठीक है, चलो भाई पेज मेरे तो भर चुके हैं, इस पेज पे आ जाते हैं हम लोग। 32वें के और के बी पार्ट पे चलते हैं। ठीक, कौन से पार्ट पे चलते हैं बच्चे? बी पार्ट में। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%। ग्लूकोज का सोल्यूशन है बच्चे, उस पर लिखा गया है 10%। इसका मतलब है बच्चे 10 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास, और आपके पास 90 ग्राम यहाँ पर क्या है? सोलवेंट है।
पानी। और सोल्यूशन कितना है बच्चे? 100 ग्राम। सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। वट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी? तो पहले तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। गिवन मास कितना आ गया? 10। मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180। ठीक है। सोलवेंट का मोलर मास कितना है? 90। वो किलोग्राम में होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है ना। तो भाई मोलैलिटी निकाल रहे हैं बच्चे। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास तो हो गए मोल, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में। सोलवेंट का मास कितना? 90 किलोग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई भाई। यहाँ पर 1000 बाय, अच्छा जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, जीरो से जीरो भी तो कैंसिल होगी, तो 100 बट्टा 9 अट्ठा 72, 7 9 कम 9 7 16, 162 आ जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। ये आ गई मोलैलिटी। व्हाट विल बी द मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास 10 डिवाइड बाय मोलर मास इसका हो गया है 180। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए बच्चे। यहाँ पर क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम है नहीं, मास दे रखा है सब कुछ। तो यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आती है बच्चे मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है? देखो डेंसिटी ना सोल्यूशन की दे रखी है, तो मास भी सोल्यूशन का लेना पड़ेगा आपको। सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। तो 100। डेंसिटी कितनी आ गई? 1.2। तो 1.2। तो इसकी डेसिमल खोलो तो 1000/12 आ गया। ml में आंसर आया बच्चे। ये अब किस में आया है? ml में आंसर। तो बताइए यहाँ पर वॉल्यूम कितनी आ गई? 1000/12 ml। तो 1000/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा ml में, लेकिन लीटर में चाहिए ना वॉल्यूम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से 1000 कैंसिल, खल्लास। 0 से 0 खल्लास। 12/18 तो काट दो। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो 2/3 मतलब 200। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 आंसर आ जाएगा इस तरह से। 18वें के 32वें के बी का और वाले का। ठीक है। चलो 33rd पे चलते हैं फिर। अब हम कहाँ चलते हैं? 33rd पे। ठीक है। चलो भाई 5 करने आपको 33rd में से। पहला है बेंजोइक एसिड है आपके पास बच्चे। क्या है? बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। कन्वर्ट करना है आपको बेंजीन पे। तो जब भी आपको COH उड़ाना है तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन को बुलाना है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन को बुलाना है। तो पहले इसमें आप क्या डालेंगे? NaOH। तो क्या बन जाएगा? ये सोल्ट बन जाएगा बच्चे। COONA बन जाएगा। अब क्या डालोगे इसमें? NaOH विद CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? बेंजीन। ठीक है। चलो दूसरे पे आते हैं। इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड होता है बच्चे CH3COCl। कन्वर्ट करना है एसीटोन में, दैट इज CH3COCH3 में। ठीक है। किसमें? एसीटोन में। तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बुला लीजिए। किसको बुला लीजिए बच्चे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ठीक है। और उससे भी अच्छा तो मैं कहूँगा कि डाई अल्काइल कैडमियम को बुला दो भाई। तो CH3CD इसको बुला लिया, डाई अल्काइल कैडमियम को। ये क्या करेगा? यहाँ से CH3 इस पर अटैक करेगा, Cl को यहाँ से भगा देगा। तो हेंस द आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे। डाई अल्काइल कैडमियम को कन्वर्ट एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन होता है बच्चे बेंजीन पे लगा दीजिए आप COCH3 को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है बच्चे। इथाइल बेंजीन होता है CH2CH3। तो यहाँ पर रोजनमंड रिडक्शन, सॉरी कौन सी थी भाई वो? क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन करवा देंगे? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करेगी? आपको जिंक मर्करीड आपको डालना पड़ेगा, ZnHg अमलगम विद HCl। तो क्लीमेंसन रिडक्शन आपको ये काम करके दे देगी। एक और करवा सकते हैं आप यहाँ पर, उसको बोला जाता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। उसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पर NH2 विद KOH। तो वोल्फ किस्नर हो जाएगी यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है बच्चे। तो डी पार्ट पे चलते हैं भाई, इसके डी पार्ट पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड 1-फिनाइल इथेनॉल। बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चे? बेंजीन पे है CHO। दूसरा है 1-फिनाइल इथेनॉल। मतलब ये क्या बात हुई भाई? 1 पे फिनाइल है और इथेनॉल है। 1 पे फिनाइल है और इथेनॉल है इसमें। ठीक है। 1 पे फिनाइल और इथेनॉल इसमें डिस्टिंग्विश करिए। अब बताओ, ये तो एल्डिहाइड है बच्चे, और ये कौन है? कीटोन, सॉरी अल्कोहल।
तो अल्कोहल और एल्डिहाइड में क्या कर दोगे आप, टोलन टेस्ट करवा दो ना, टोलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करवा दो, टोलन टेस्ट। टोलन टेस्ट एल्डिहाइड तो देते हैं बट अल्कोहल यहाँ पर नहीं देती बच्चे, अल्कोहल नहीं देती। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं टोलन टेस्ट बेंजल्डिहाइड का क्या रहेगा हमारे पास, हमने डाल दिया CHO, इसमें टोलेंस रिएजेंट डालना पड़ेगा AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, ये टोलेंस रिएजेंट होता है। ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा और बेंजोइक एसिड बना देगा यहाँ पर COO नेगेटिव। ठीक, और यहाँ पर सिल्वर मिरर बनेगा, Ag प्लस में बनेगा बच्चे पानी और अमोनिया गैस भाग जाएगी बाहर। ठीक, तो ये सिल्वर मिरर यदि बनता है यहाँ पर सिल्वर मिरर, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, चलिए फिर ई पार्ट पे चलते हैं। इथेनॉल एंड इथेनल। इथेनॉल होती है CH3CH2OH, इथेनल होता है CH3CHO। इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से वही टोलन टेस्ट करवा देंगे आप, फिर से इसमें AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव डाल देंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3CO नेगेटिव में, प्लस में सिल्वर बनेगा, प्लस में अमोनिया बनेगा, प्लस में बनेगा पानी रे पानी। तो यही कहानी, ये रिएक्शन नहीं करेगा टोलेंस रिएजेंट के साथ। ठीक है, एफ पे चलते हैं बच्चे, कहाँ चलते हैं, एफ पे। राइट स्ट्रक्चर ऑफ एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। अब एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल कैसे बनेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। पहले एसिटल्डिहाइड ले लो बच्चे, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये ले लेना है आपको। अब डाइमिथाइल, कहाँ गया भाई, डाइमिथाइल मतलब 2 CH3 ग्रुप लेने हैं आपको, 2 CH3 मतलब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा आपको मिथेनॉल के साथ। तो 2 मिथेनॉल जोड़नी है भाई आप में, इसको कितनी मिथेनॉल जोड़नी, 2। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे करना होता है। CH3 लिखोगे एज इट इज, CH लिखोगे एज इट इज, ऊपर O को छोड़ दो एज इट इज, एक और O को नीचे कर दो। देखो एक O तो ये है, ये एक और, ये 2 CH3 ने इन दोनों के साथ जोड़ दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, हेंस द आंसर। और इस तरह से क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर यदि इथाइल बोलते बच्चे, इथाइल तो यहाँ पर CH2CH3 लगा देते, यहाँ पर भी CH2CH3 लगा देते, लेकिन यहाँ पर CH3CH3 बोला है ना, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो मिथाइल 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 लगा देंगे। चलिए भाई जी पार्ट पे आते हैं बच्चे, कौन से पे आते हैं, जी पे। आउट ऑफ प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोन। ठीक है, तो क्या क्या देखिए, प्रोपेनल, प्रोपेनल होता है बच्चे CH3C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोन, अच्छा सॉरी प्रोपेनल दे रखा है भाई, सॉरी भाई, यहाँ पर CH3 यहाँ आ जाएगा, ये प्रोपेनल है। प्रोपेनन है CH3C डबल बॉन्ड O देन CH3। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो मैं तो बता दूं आपको, आइसोमेरिक कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। यदि यहाँ पर मैं बात करूँ, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 329 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 322। कितना है, 322 है। रीज़न क्या है यहाँ पर, वाई पूछ रहे हैं इन्होंने, क्योंकि जो कीटोन होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं। क्या होते हैं, कीटोन ज़्यादा पोलर होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है ना, 3 मिथाइल ग्रुप, इनके कारण जो कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है। ठीक, और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जल्दी ब्रेक हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इसके ऊपर तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो O नेगेटिव C पॉजिटिव। तो ज़्यादा पोलैरिटी के कारण कीटोन ग्रुप के अंदर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भाई हमारे पास जो 5वां हमारा जो ये टेस्ट सीरीज थी या क्वेश्चन पेपर था, या जो ये जो भी जुगाड़ है आप समझ लीजिए, जो भी है ये होता है कंप्लीट। तो हमने टोटल आपसे प्रॉमिस करी है कि हम टोटल कितने करने वाले हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर टोटल 15 करने वाले हैं। 15 में से आज हमने 5th कंप्लीट कर दिया है और एक CBSE का सैंपल पेपर भी सोल्व कर चुके हैं हम लोग। टोटल कितने सोल्व कर चुके हैं अभी तक हम, 6। टोटल कितने करने हैं, 15। अब तक आधा सफ़र भी तय नहीं हुआ है, लेकिन आप थक नहीं सकते भाई, यहाँ पर मैं बता दूं कि आप थक नहीं सकते। ठीक, यदि आप थक जाएंगे तो काम नहीं चलेगा बच्चे, यही टाइम है बच्चे, देखिए जी जान लगा दीजिए। जैसे कोई धावक होता है ना, दौड़ने वाला, ट्रैक का चक्कर लगाता है, उसको मान लीजिए 4 चक्कर लगाने हैं, तो वो जो चौथा चक्कर जब लगाता है तो उसमें ना अपनी जी जान लगा देता है वो बिल्कुल,
करो या मरो की स्थिति आ जाती है उसके लिए, क्योंकि उसको पता होता अब नहीं दौड़ा ना तो हार जाएगा रेस। क्योंकि पहले राउंड में पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में भी पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे में भी पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई यदि फोर्थ राउंड में वो पीछे रह गया तो उसको ये पता है कि वो रेस हार जाएगा। लेकिन हम वो नहीं है, हम भाई अपनी जी जान लगाकर क्या करेंगे, इस रेस में अच्छे से दौड़ेंगे, बस हमारा दौड़ना काम है। अपना 100% दीजिए बच्चे, कहीं आपके पेपर होने के बाद ये मलाल ना रह जाए आपके मन में कि हमने अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, हम आप लोगों के साथ है, देखिए जितनी भी मेहनत हमसे हो पा रही है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली लेकर चलिए, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पे लगे हुए हैं, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सेहत का ध्यान रखें भाई, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, तो इसलिए अपनी सेहत का भी क्या रखें, ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस पेपर को लेकर, तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को करिए शेयर आपके दोस्तों के साथ, दूसरे स्कूल्स वाले बच्चों के साथ, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।